हेलो बच्चों, मिशन ज्ञान से मैं निशा सालवी राजस्थान सरकार में वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो बच्चों, हम देख रहे हैं हमारी 12th क्लास का 18th चैप्टर, जिसका भाग 1 आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। 18th चैप्टर या 18वां चैप्टर जो है, अध्याय जो है बच्चों, इसके अंतर्गत क्या है, हमें हमारे जितने भी पादप हैं, चाहे वो वसा के तौर पे हम यूज़ करते हों या फिर हम लकड़ी के तौर पे यूज़ करते हों या फिर हम चमड़े के लिए यूज़ में करते हो, तो हम आज उनके उपयोग और उनके वानस्पतिक नाम और उनकी आर्थिक महत्व के बारे में इस अध्याय के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारा पार्ट 1, जिसमें पढ़ेंगे तेल उत्पादक पादप, यानी कि ऐसे पादपों के बारे में जो हमें तेल देते हो, वसा देते हो, या हमें उनसे तेल या फिर वसा प्राप्त होती हो। तो स्टार्ट करें हम। तेल उत्पादक पादप: सरसों, मूंगफली, नारियल, अरंड। तो अब अपन को क्या देखना है कि ऐसे कौन कौन से प्लांट्स हैं जो कि हमें क्या देंगे, ऑयल देंगे, है ना। जो ऑयल प्रोड्यूसिंग प्लांट्स हैं वो उसमें अपन क्या देख सकते हैं, हम देख सकते हैं सरसों, ठीक है, यानी मस्टर्ड, मूंगफली यानी कि ग्राउंडनट, नारियल यानी कि कोकोनट, और अरंड यानी कि कैस्टर ऑयल। इनके अलग अलग क्या है, आर्थिक महत्व है, इनका अलग अलग हमें यूटिलाइजेशन करना होता है, मतलब अलग अलग उपयोग होते हैं इन तेलों के। तो आज हमें वही देखने हैं कि कौन कौन से तेल के क्या क्या महत्व हैं, क्या कौन से कुल से हैं, ये किस तरह से ये कार्य करते हैं हमारे लिए। फाइन। सो आर्थिक वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत पादपों में वर्गीकरण तेल, रेशे, मसाले, औषधि उत्पाद पादपों का विशेष महत्व है। यानी कि जब आर्थिक दृष्टि से हम पादपों के बारे में बात करेंगे तो ऐसे पादप जो हमें तेल दें, ऐसे पादप जो हमें रेशे प्रोवाइड कराएं, ऐसे पादप जो हमें औषधि दें, है ना। तो ये पादप क्या होंगे, हमारे लिए आर्थिक दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। फाइन। अब देखेंगे अपन तेल। तेल के बारे में देखेंगे कि तेल क्या है। रासायनिक दृष्टि से हम इसके बारे में बात करें तो वसीय तेल जो है वो जटिल कार्बनिक पदार्थ होंगे। कैसे होंगे, कॉम्प्लेक्स होंगे, ठीक है, कॉम्प्लेक्स कार्बनिक पदार्थ होंगे। इसके अलावा जल में ये अविलय होंगे। क्या होंगे, जल में ये अविलय तथा सामान्य तापक्रम पर द्रव अवस्था में तेल, यदि अपन नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे देखेंगे इनको तो ये ऑयल की तरह, है ना, और ठोस अथवा अर्ध ठोस अवस्था में भी ये रहते हैं, जैसे चर्बी हो गई। फाइन। तो हमें क्या समझ में आया कि ऑयल की यदि अपन रासायनिक दृष्टि से बात करें तो ये जल में अविलय होते हैं, ये जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं, ये सामान्य टेम्परेचर पे, सामान्य तापक्रम पर ये ऑयल लिक्विड रहते हैं, और वैसे ये ठोस भी हो सकते हैं, अर्ध ठोस भी हो सकते हैं, जैसे चर्बी। ये बात हमने अभी देखी इस वाले पार्ट में। आगे देखते हैं अपन। ये पादपों के विभिन्न अंगों जैसे स्तंभ यानी कि स्टेम में पाए जाएंगे, फल यानी कि जो फ्रूट होगा उनमें पाया जाता है, बीजों सीड से बहुत ज़्यादा ऑयल निकाला जाता है, वी ऑलरेडी नो दैट थिंग्स। तो हमें पादपों में जो ऑयल है वो कहाँ कहाँ से मिल सकता है, उसके स्टेम से, उसके फ्रूट से, या फिर उसके सीड से, है ना। पादपों में 2 प्रकार के तेल पाए जाते हैं। अब जो हम प्लांट से ऑयल लेते हैं या ऑयल प्रोड्यूसिंग प्लांट है वो बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, यानी कि पादपों में 2 प्रकार के तेल पाए जाते हैं। मतलब जो पादप है जो तेल देते हैं उसमें भी तेल जो है वो 2 प्रकार के होंगे, है ना। ऑयल के बारे में बात कर रहे हैं, प्लांट्स के बारे में नहीं। तो ऑयल कौन कौन से प्रकार के होते हैं, सगंध, है ना, जिसमें से अच्छी सी फ्रेग्रेंस आए, अनिवार्य जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल हो, और वॉलेटाइल यानी कि वाष्पशील तेल, ठीक है, जो वाष्पशील होते हैं वो तेल। दूसरा कैसा है, वसीय, जो फैटी होंगे बहुत ज़्यादा, स्थिर और अवाष्पशील यानी कि फैटी, फिक्स्ड और नॉन वॉलेटाइल ऑयल जो होंगे, ठीक है। तो 2 तरह के तेल होंगे जो पादपों के द्वारा हमें मिलेंगे। एक होगा जो कि सगंध होगा, है ना, और अवाष्पशील होगा, और वाष्पशील होगा और अनिवार्य होगा। एक ऑयल हमारे पास होगा फिक्स्ड होगा, वसीय होगा और अवाष्पशील होगा, यानी कि नॉन वॉलेटाइल होगा। क्लियर बात। आगे देखते हैं अपन।
सगंध अनिवार्य या वाष्पशील तेल, ठीक है। तो सगंध तेल तीव्र गंध वाले होते हैं, है ना, वाष्पशील हाइड्रोकार्बन होते हैं, और इनका जो पृथक्करण है वो डिस्टिलेशन विधि से किया जाता है, यानी कि आसवन विधि द्वारा किया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये आसवन विधि क्या है। तो बच्चों आसवन विधि कुछ नहीं है, बस क्या होता है, मान लीजिए ये अपने पास कोई क्रूड ऑयल है, ठीक है, क्रूड ऑयल, यानी कि जो कच्चा तेल होता है उसको क्रूड, तो मैं लिख देती हूँ ना, कच्चा तेल, ठीक है। ये जो क्रूड ऑयल है इसको क्या करते हैं, पहले अपन गरम करते हैं, ठीक है, गरम करते हैं, हीट देते हैं, हीट दिया, है ना, हीट देने के बाद क्या करते हैं, एक ऐसा कॉलम होता है ना, एक कॉलम होता है, जैसे एक अपन होते हैं ना परख नली टाइप से होता है, एक कांच का या एक नहीं, कांच का तो नहीं बोल सकते, एक आप ये देख लीजिए कि एक परख नली टाइप का होता है, ठीक है। इसको अपन बोलते हैं डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन कॉलम, ठीक है, यानी कि आसवन पत्र या पात्र, ठीक है, आसवन पात्र भी बोल सकते हैं आप इसको। इसमें क्या करते हैं, इस गरम तेल को डाल देते हैं, ये डाल दिया अपन ने, मान लीजिए ऑयल डाल दिया। अब क्या होता है बच्चों, इसको करते हैं अपन अलग टेम्परेचर देते हैं, इसको अपन क्या देते हैं, अलग अलग टेम्परेचर या फिर अलग अलग तापक्रम देते हैं, किसको, इसको, है ना, ये जो कॉलम है इसको अलग अलग टेम्परेचर देते हैं। तो क्या होता है, उस अलग अलग टेम्परेचर पे हमारे पास क्या होता है, उस जो कच्चा तेल होता है उसमें से जैसे पेट्रोलियम निकल गया, पेट्रोल, है ना, कोयला निकल गया, या फिर हम बोल सकते हैं जैसे कुछ रेजिडुअल ऑयल निकल गए, मतलब अलग अलग गैसोलीन निकल गई, एलपीजी गैसेस वगैरह। तो इस तरीके से क्या होता है, आसवन विधि की जाती है, ठीक है। आया समझ में कि हमने जो कच्चा तेल है उसको गर्म किया, गर्म करने के बाद इसको हमने डिस्टिलेशन एक उसमें डाला, कॉलम में डाला, और कॉलम में अलग अलग टेम्परेचर देने पर हमारे पास क्या आ जाएगा, एक ऑयल आ जाएगा, फाइन। तो ऐसे ही क्या होगा, जो हमारा सगंध अनिवार्य वाष्पशील तेल है इसको अपन इस आसवन विधि द्वारा पृथक कर सकते हैं। क्लियर बात। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, मोगरा। आपको पता है मोगरा की बहुत ज़्यादा तीव्र गंध होती है, चमेली है, गुलाब है, खसखस है, इनकी फ्रेग्रेंस कितनी ज़्यादा स्प्रेडिंग होती है ना, बहुत ज़्यादा माइल्ड होती है, सॉरी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है ना, तीव्र गंध है तो स्ट्रॉन्ग होगी, जैसे मोगरा हो गया, चमेली हो गया, खसखस हो गया। क्लियर बात कि कैसे अपन इसको पृथक्करण कर सकते हैं, आइसोलेशन कर सकते हैं इसका, और ये क्या क्या इनकी क्वालिटीज़ होती है। इसी तरीके से अपन देखेंगे दूसरे कैटेगरी में, वसीय जो होगा स्थिर होगा और अवाष्पशील तेल होगा, फाइन। तो वसीय तेल अवाष्पशील होते हैं डेफिनेटली, जैसा नाम है, वसा जो है, वसीय तेल जो है वो क्या होगा, अवाष्पशील होगा, फाइन। ये वसीय अम्लों तथा ट्राइग्लिसराइड एल्कोहल के स्तर का होता है। ट्राई हमने देखा था ग्लिसरॉल, ठीक है, 11th क्लास में है आपके पास ग्लिसरॉल और ट्राइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड, है ना, इन दोनों से मिलकर के अपन ने क्या बनाया था, लेसिथीन बनाया था, लेसिथीन बनाया था। और लेसिथीन क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, हाँ या ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, याद आ रही है वो चीज, जीव द्रव्य झिल्ली, है ना। तो हमारे पास उस समय भी ग्लिसरॉल और ट्राइग्लिसराइड था। तो ये कैसे होते हैं, ट्राइग्लिसराइड अल्कोहल होते हैं, जबकि ये क्या है अपने पास, सॉरी, जबकि ये क्या है अपने पास, वाष्पशील हाइड्रोकार्बन है ना, ये क्या है, हाइड्रोकार्बन है, और ये क्या है अपने पास, ट्राइग्लिसराइड अल्कोहल है। क्लियर बात, याद रखना ये बात। इनको सामान्य आसवन विधि से भी अपन पृथक नहीं कर सकते हैं, इनमें अपन डिस्टिलेशन जो टेक्निक है वो यूटिलाइज नहीं करते हैं इनके आइसोलेशन के लिए, ठीक है। अब उदाहरण क्या क्या है, इनके एग्जाम्पल क्या क्या है, तो इसके एग्जाम्पल है सभी खाद्य तेल, जो भी तेल अपन खाद्य रूप से यूटिलाइज करते हैं, उपयोग में लाते हैं, वो सभी तेल कैसे हैं, वसीय हैं, है ना, और अवाष्पशील हैं, ठीक है, और स्थिर है।
क्लियर बात। और इनको आसवन विधि से अपन पृथक नहीं कर सकते। और ये किससे बने हुए हैं, ये ग्लिसरॉल से बने हुए हैं और ट्राइग्लिसराइड अल्कोहल से मिलकर के बने हुए हैं। ये बातें हमने इनके बारे में देखी। एग्जाम्पल क्या हो सकता है, चूंकि खाद्य तेल है तो मूंगफली का तेल हो सकता है। और हम बोल सकते हैं जैसे कुछ लोग कोकोनट ऑयल में भी खाना बनाते हैं, जैसे जो केरला के लोग हैं वो अधिकतर अपना भोजन सामग्री भी किसमें, कोकोनट ऑयल में बनाते हैं। इसके अलावा अपन मूंगफली का तेल अपन खाते हैं। इसके अलावा सूरजमुखी का है और कई और खाद्य तेल हैं, जैसे कि अरंडी कैस्टर ऑयल जो होता है, नीम का तेल भी यूज़ करते हैं अपन, करंज का तेल भी यूज़ करते हैं। तो जिसे ये जो अपन के यूज़ में आने वाले तेल हैं, जो खाद्य तेल हैं, वो सभी कैसे हैं, हमारे स्थिर हैं, अवाष्पशील तेल हैं और ये अलग अलग तरीके से बने हुए हैं और इनको आसवन विधि से पृथक नहीं किया जा सकता। देखो बच्चों, आप सोच रहे होंगे कि मैम हमें बार बार रिपीटेशन दे रही है, तो इस चैप्टर में बच्चों हमारे पास इसके अलावा और कोई भी तरीका नहीं है। आप सोचें कि अपन कोई टेक्निक निकालें कि हाँ हमें याद हो जाए, तो मैं आपको टेक्निक बताऊंगी, लेकिन आपको मेरे साथ उसी तरीके से चलना होगा जैसे मैं चल रही हूँ, ठीक है। आप इसको, इस वाले चैप्टर को लर्न करने के लिए ध्यान से सुने। जितनी बार आप उस चीज़ को रिपीटेशन करेंगे, जितनी बार उसको आप रिपीट करेंगे, उतना ही अच्छे से आपको चीज़ें क्लियर होगी, ठीक है। तो वसीय तेलों के प्रकार, अब अपन किसके बारे में पढ़ रहे हैं, जो वसीय तेल हैं उनके प्रकार के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो वायु में खुला रखने पर तेल के व्यवहार में अंतर आता है कि हमने ऑयल लिया, तेल लिया और उसको वायु के संपर्क में रख दिया, उसके आधार पर जो चेंजेस आए हैं उसे हम ऑयल के प्रकार बताएंगे कि भैया वो ड्राइंग है यानी कि शुष्कन है, नॉन ड्राइंग है, असुक्षण है, या फिर आधा ही शुष्क हो रहा है या शुष्क ही नहीं हो रहा है। इस तरीके से हम आधार पर देखेंगे कि तेल के प्रकार क्या क्या है। कौन से वाले, वसीय तेलों के प्रकार। फाइन। तो पहले अपन देखेंगे शुष्कन तेल यानी कि ड्राइंग ऑयल। वायु में खुला रखने पर तेल की सतह पर एक लचीली परत बन जाती है। यदि आप जो शुष्कन तेल है, जैसे अलसी का तेल ले लो, है ना, सोयाबीन का तेल ले लो, ये तो अपन के घर पे भी मिल सकता है अलसी का तेल। अलसी का तेल आपने लिया इसमें, है ना, और आपने इसमें एयर के संपर्क में रख दिया या फिर वायु के संपर्क में इसको रख दिया। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे इस पे एक लेयर बन गई। जैसे दूध पर मलाई आ जाती है, आप उसको जैसे हवा, जैसे गर्म किया आपने, है ना, और उसके ऊपर क्या आ गई, थोड़ी देर बाद देखेंगे एक मलाई आ जाती है, एक परत आ जाती है। तो सेम हियर यहाँ पर भी यदि आप अलसी का तेल लोगे या सोयाबीन का ऑयल लोगे, तो उसको जैसे ही आप वायु के संपर्क में रखोगे तो वहाँ पर एक लेयर बन जाएगी, ठीक है, एक लचीली परत बन जाएगी। एग्जाम्पल अलसी, सोयाबीन, कुसुम का तेल। क्लियर बात। ऐसे तेल कौन से होते हैं, ड्राइंग ऑयल या फिर शुष्कन तेल, जिस पर परत बन जाए। क्लियर बात। नेक्स्ट, अर्ध शुष्क तेल। क्या होगा, अर्ध शुष्क तेल। फाइन, यानी कि सेमी ड्राइंग ऑयल। सेमी यानी कि अर्ध यानी कि आधा, सेमी यानी ये हो गया पूरा, ये हो गया आधा, है ना, सेमी, ठीक है। तो अब अर्ध शुष्क तेल यानी कि सेमी ड्राइंग ऑयल वायु के साथ लंबे समय तक, है ना, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है इसकी वो ये है, वायु के साथ यदि लंबे समय तक रहेंगे ना संपर्क में, तो क्या होगा, उसी दौरान तेल के ऊपर एक परत बन जाती है ना। तो अब दूसरी कंडीशन में, यहां पर तो वायु के संपर्क में आते ही बन जाएगी, यहां पर क्या होगा, हमने रखा, ठीक है, हमने इसको लंबे समय तक रखा है ना, लंबे समय तक आप इसको वायु के संपर्क में रखोगे तो थोड़ी देर बाद एक लेयर बन जाएगी, है ना, लेयर बन जाएगी। तो ऐसा कौन सा होएगा, अर्ध शुष्क तेल होगा, अर्ध शुष्क तेल होएगा। अब एग्जाम्पल क्या क्या होगा इसका, जैसे अर्ध शुष्क का बिनौले का तेल, तिल का तेल या फिर सूरजमुखी का तेल। ऐसा तेल जिसको अपन थोड़े लंबे समय तक वायु के संपर्क में रखेंगे तो उसके ऊपर एक परत बन जाएगी, परत बन जाएगी तो इसका एग्जाम्पल अपने पास क्या हो जाएगा, बिनौले का तेल हो जाएगा, अपने पास सूरजमुखी का तेल हो जाएगा और तिल का तेल हो जाएगा। फाइन। अशुष्कन तेल यानी कि नॉन ड्राइंग ऑयल।
अब अपने पास क्या है, अशुष्कन तेल। अब आप वायु के संपर्क में कितनी देर भी रख लो या थोड़े समय रख लो, इस पे परत नहीं आएगी, ठीक है, इस पे परत नहीं आने वाली, कितनी देर भी रख लो आप, है ना। तो ऐसे तेल कौन से कहलाएंगे, हमारे अशुष्कन तेल, यानी कि नॉन ड्राइंग ऑयल। फाइन। तो वायु के संपर्क में किसी भी प्रकार की परत नहीं आ रही है, कोई भी लेयर हमारे पास नहीं बन रही है। तो ऐसे एग्जाम्पल कौन कौन से होगा, जैसे सरसों की कुछ जातियां हो गई, है ना, और अरंडी का तेल हो गया, मूंगफली का तेल। अब आपके घर में होगा मूंगफली का तेल, तो आराम से आप खाने में खाते होंगे, आप देखो उसको कितना ही रख लो, कोई लेयर नहीं आती है ना। और यदि आप सूरजमुखी के तेल को थोड़े लंबे समय तक रख दोगे तो डेफिनेटली आ जाएगी, है ना, क्योंकि वो अर्धशुष्कन तेल है। तो इसी तरीके से हमें देखना है, एक मिनट एक चीज देखनी है, सॉरी, हमारे पास यहाँ पर, ठीक है, अलसी का, सोयाबीन का, ठीक है, मेरे को थोड़ा सा सरसों का सोयाबीन का दिक्कत आ रही थी कि अपन ने सेम तो ऑप्शन नहीं ले लिए हैं, ठीक है। वसा या चर्बी, फैट और टेलो, है ना। टेलो का क्या मतलब होता है, ये सुन रहे हो, इधर देखो, है ना, इसको अपन बोलते हैं टेलो। बच्चों जो टेलो होती है ना, ये एक परत होती है, किसकी, एक चर्बी की परत होती है। ये चर्बी की परत बेसिकली कहाँ पाई जाती है, जानवरों में, ठीक है। तो जानवरों की जो परत होती है ना, जो मोटी खाल जिसको आप बोलते हो, उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं टेलो। क्या बोलते हैं, टेलो, इसलिए मैंने आपको बताया। तो यहाँ पर सरसों की कुछ जातियां को अर्धशुष्क वर्ग में भी रखा जाता है। अर्धशुष्क वर्ग में यानी कि कुछ जातियां, वैसे तो सरसों किस में आएगी, हमारी अशुष्कन तेल में, लेकिन सरसों की कुछ जातियां वो क्या होगी, अर्धशुष्क वर्ग में भी रखी जाती है। अरंडी और मूंगफली का तेल जो है वो किस में आएगा, हमारे अशुष्कन में, नॉट अर्धशुष्कन में, ठीक है। वसा या चर्बी, फैट और टेलो, ये सामान्य ताप क्रम पर ठोस रहते हैं, ठीक है। नॉर्मल टेम्परेचर की बात करें अपन तो ये ठोस रहते हैं अथवा अर्ध ठोस अवस्था में भी रहते हैं। जैसे नारियल का तेल, हमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल अभी मिलेगा कोकोनट ऑयल का। आप देखो कि जैसे ही सर्दियाँ आती है वो सॉलिड हो जाता है ना, और जैसे ही आप टेम्परेचर उसको दोगे गर्मी में तो क्या हो जाएगा, वो बिल्कुल ऑयल फॉर्म में जाएगा, मतलब लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। तो हमारा नारियल का तेल बेस्ट रहेगा वसा या चर्बी के लिए, और पाम ऑयल आदि। क्लियर बात। तो इस तरीके से अपन ने क्या देखा आज हमने देखा कि जो पादप उत्पादक हैं, है ना, जैसे कि तेल, रेशे, मसाले, औषधि, उन पादपों का हमारे जीवन में आर्थिक महत्व से बहुत ज़्यादा उपयोगी है वो। इसके बाद हमने देखा तेल के बारे में हमने देखा कि रासायनिक दृष्टि से ये क्या है, बहुत ज़्यादा उपयोगी है, जटिल कार्बनिक पदार्थ है, हाँ या ना। फिर हमने देखा कि ऑयल के भी प्रकार हैं, 2 प्रकार के थे, है ना। एक तो क्या था, सगंध था, वाष्पशील था, हाँ या ना, और दूसरा हमने देखा कि अवाष्पशील था, जिसका हम आसवन विधि से हम उसको पृथक्करण नहीं कर पा रहे थे। फिर हमने देखा वसीय तेलों के प्रकार, है ना। वसीय तेलों के प्रकार कब देखे, जब अपन ने उसको वायु के संपर्क में रखा तो उसका अलग अलग चेंजेस हो गया। पहला कैसा था, शुष्कन तेल यानी कि ड्राइंग ऑयल, जो कि जैसे ही आप वायु के संपर्क में रखोगे वो उस पर एक लेयर आ जाएगी, जैसे सोयाबीन ऑयल, ठीक है। सेकंड हमने देखा अर्धशुष्कन तेल, लंबे समय तक अपन यदि तेल को रखेंगे वायु के संपर्क में तो उस पर एक लेयर बन जाएगी, है ना। फिर अपन ने देखा अशुष्कन तेल, भैया कितने भी समय तक रख लो कोई परत नहीं आने वाली, जैसे हमारा सरसों का तेल, मूंगफली का तेल, है ना। फिर हमने देखा वसा और टेलो, चर्बी, है ना। तो उसमें हमने देखा कि भैया ये नॉर्मल टेम्परेचर पे ठोस रहती है, लेकिन टेम्परेचर को थोड़ा वेरिएट करेंगे, बदलेंगे तो ये अर्ध ठोस में भी बदल जाती है, जैसे नारियल का तेल। क्लियर बात। पूरे इस वाले पार्ट का सार मैंने आपको बता दिया। बच्चों अब अपने पास क्या आएगा, एक एक पादप आएगा। जैसे मान लीजिए नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है सरसों, ठीक है। तो सरसों को पढ़ाते हुए अब आप कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए। इसमें तो अपनी बुक काम आ सकती थी, इसमें भी आप एक काम करिए, ठीक है, इस तरीके से इंडेक्स बना लीजिए, है ना, ठीक है। यहाँ पर 4 कैटेगरी है अपने पास, कौन सी, शुष्कन, ठीक है, फिर अर्धशुष्कन,
फिर है अपने पास अशुष्कन और है वसा या चर्बी, है ना। क्या होगा, वायु के संपर्क में परत आएगी, यहाँ पर लंबे समय तक आएगी, यहाँ पर नहीं आएगी, और ये थोड़े से ठोस होते हैं। फिर इसके उदाहरण, इसके उदाहरण, इसके उदाहरण, इसके उदाहरण, रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक टेबल देखनी पड़ेगी, काम खत्म। ठीक है, ये चाहती तो मैं भी कर सकती थी, लेकिन इतना है कि मैं आपको समझा रही हूँ, चीज़ें लर्न करा रही हूँ, तो थोड़ा सा होमवर्क आपका बनता है, ये चार्ट आप खुद बनाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे जिसमें हम सरसों पढ़ेंगे। उसके लिए आप कॉपी पेन लेकर के तैयार रहिएगा जब भी मेरा ये पार्ट आएगा, ताकि जो मैं बताने वाली हूँ नेक्स्ट पार्ट में, उसमें आपको बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें आएंगी जो आप रटोगे नहीं, मतलब आप भूल जाओगे, क्योंकि सरसों के बाद दूसरा वाला प्लांट आएगा, उसमें भी सेम चीज़ें होंगी, पता नहीं रहेगा कि किसका पादप कैसा था। तो मैं जो बताऊंगी वो आपको करना होगा। जब तक, धन्यवाद।